Good morning, class. I, Dr. Amandeep, again welcome you all. Today, in this particular online lecture, we will be discussing the fourth technique of capital budgeting. There are total 5 techniques. So far, we have discussed 3 techniques so far. I told you in the very starting that capital budgeting techniques can be divided into 2 categories: traditional techniques and modern techniques. In the traditional techniques, we are having 2 methods which we have discussed. First of all, we discussed accounting rate of return method, then we discussed payback method. In the modern technique, we are having 3 techniques. NPV is the most powerful and the most used technique, then profitability index, and then IRR. So out of these 5 techniques, ARR is the only technique which is based on accounting profit. Otherwise, all these 4 techniques are based on cash inflow. That's why these techniques are more important than ARR. One another point was there that modern techniques, while they are called modern because they take into consideration the time value of money, which we have discussed in net present value method. So today in this series of capital budgeting lectures, we will be discussing the next method, that is profitability index method. Profitability index method is the second method of the discounted cash flow techniques, or you can say modern cash flow capital budgeting techniques or discounted cash flow techniques. This method is also known as benefit cost ratio technique. Benefit cost ratio technique. So there are 2 names, profitability index and benefit cost ratio technique. I will tell you why this is called benefit cost ratio. So this particular profitability index method is a ratio method in which this is quite equal to the procedure which we have followed in net present value method. Procedure is quite same, but what is the difference we will be discussing now. तो profitability index method जो है वो रेशो के अंदर काम करता है. रेशो किस चीज का मेजर करता है? इट मेजर्स द रेशो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. तो ये रेशो को लेके चलता है. रेशो मतलब डिवाइड में आ जाएगा कुछ. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से. अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो होता है उसको इनिशियल कैश आउटले भी लिखे हैं. देखिए इनिशियल में जो इन्वेस्टमेंट हुई है, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट हुई है आपकी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम ही रहती है. आज आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो उसकी आज वैल्यू क्या है? 1 लाख ही हो जाएगी. तो इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, इनिशियल कैश आउटले और इन्वेस्टमेंट. तो फार्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. अगर आपको याद हो कि ऊपर हमने देखा होगा कि इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी बोलते हैं, तो वो बेनिफिट कॉस्ट रेशो कैसे आई? देखिए ये मेथड जो है वो एनपीवी मेथड के बराबर है. एनपीवी मेथड अगर आपको याद आ रहा हो, मैं आपको याद करवाता हूं. एनपीवी मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हमने डिस्कस किया था. उसका फार्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड जो हम कर रहे हैं, इसमें इन्होंने क्या किया, इसको उठा के इसके नीचे रख दिया तो रेशो में आ गया. यही बस फार्मूला डिफरेंस है. तो अब हमें क्या पता लग जाएगा? रेशो के अंदर आ जाएगा.
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये मेथड जो है वो एनपीवी मेथड के लगभग सिमिलर ही है। तो ये मेथड क्या मेजर करता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न पर रुपी इन रिलेशन टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एनपीवी मेथड की एक ड्रॉबैक मैंने आपको लास्ट में करवाई थी, एक लिमिटेशन थी एनपीवी मेथड की। वो लिमिटेशन क्या थी कि अगर दो प्रोजेक्ट जिनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी आपको लगभग पता लग गया होगा, एक ही चीज है। यहां पे माइनस कर रहे हो, यहां पे इसको उठा के आपने इसके नीचे रख दिया। तो एनपीवी मेथड की एक ड्रॉबैक थी कि अगर दो प्रोजेक्ट है, मान लो ए और बी, ए प्रोजेक्ट की एनपीवी आ रही है 20,000 रुपए, बी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट आ रही है, एनपीवी आ रही है 40,000 रुपए। तो आप कहोगे सर बी ले लो क्योंकि बी की एनपीवी ज्यादा है, बट इसको ये सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देगा अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट भी बता दूं कितनी आ रही है। अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट बताऊं, बी जो है 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसमें 4 लाख रुपए लग रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो ए अच्छा है, क्योंकि 40,000 रुपए आज लगा रहे हो और 40,000 रुपए जो आपने लगाए हैं उसके बदले में आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। यहाँ 4 लाख लगा के 40,000 रुपए हो रही है, तो ये लगभग 50% की रिटर्न दे रहा है और ये 10% की रिटर्न दे रहा है। तो जब इन्वेस्टमेंट आपकी इक्वल नहीं होती, उस टाइम पे आपको कौन सा मेथड लगाना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो एनपीवी मेथड अच्छा होता है जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट बराबर होती है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड अच्छा होता है जब इनिशियल कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आर डिफरेंट। इस बात को याद रखना। एनपीवी और पीआई दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे, दोनों ही इक्वल रिजल्ट आएंगे दोनों के ही। जैसे एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा। एनपीवी पॉजिटिव कब होगा? जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जब ये ज्यादा होगा। मान लो ये है 11,000 रुपए और ये है 10,000 रुपए, तो 1,000 रुपए क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो क्या इसी की अपन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं? फार्मूला इसके नीचे आ जाएगा बस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये हो जाएगा 11,000 डिवाइड बाय 10,000, 1.1। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और प्रेजेंट वैल्यू दोनों के दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। कब कब देंगे सेम रिजल्ट? जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है। अगर दो प्रोजेक्ट की आप अगर तुलना करते हो, तो अगर इनिशियल प्रोजेक्ट सेम है, फिर तो आप चाहे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लगा लो या नेट प्रेजेंट वैल्यू लगा लो, दोनों के दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट के मामले में। प्रॉब्लम कहां आती है? एनपीवी के अंदर प्रॉब्लम कहां आती है? एनपीवी मेथड जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, आपको कंफ्यूज करेगा। कब? when initial investment is not equal of two project is not equal। एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया था, ए और बी दो प्रोजेक्ट लेने हैं आपने, इनिशियल इन्वेस्ट दोनों की अलग अलग है। इसके 40,000 रुपए लग रहे हैं स्टार्टिंग में और इसके 4 लाख रुपए लग रहे हैं। एनपीवी दोनों की आपको दे रखी है 20,000, 40,000। अब खाली एनपीवी को देखोगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिलेक्ट कर लो। बट अगर इन्वेस्टमेंट को लेके चलते हो साथ साथ, इन्वेस्टमेंट भी तो देखोगे ना कितनी लग रही है, क्योंकि पैसे हमेशा कम होते हैं। देयर आर ऑलवेज ए स्कैरसिटी ऑफ फंड्स, ये तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही है। तो यहाँ 4 लाख रुपए लगा के यहाँ 40,000 मिल रहे हैं, यहाँ 40,000 लगा के 20,000 की एनपीवी आ रही है। तो ये 50% की एनपीवी दे रहा है आपको और ये 10% की दे रहा है। तो इस तरह से इस मेथड के अंदर एनपीवी के अंदर प्रॉब्लम है। तो यहाँ कौन सा मेथड लगाना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। फाइनली फिर बता रहा हूं आपको, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी दोनों के दोनों सेम रिजल्ट देंगे जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट बराबर होगी। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को
यूज करना चाहिए एनपीवी के मुकाबले में, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छे आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आपको फार्मूला, अब फार्मूले की अगर बात करो तो अगर आपको याद हो तो एनपीवी का जो फार्मूला था वही इसमें लग जाएगा। एनपीवी का फार्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती थी? कैश फ्लो 1 प्लस आर की पावर 1, कैश फ्लो 2 1 प्लस आर की पावर 2, तीसरे साल का कैश फ्लो तीसरे साल की, तो ये आगे चलता रहेगा। कैश फ्लो n 1 प्लस आर की पावर n माइनस C0, ये आपकी हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और ये सारे का सारा क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जब निकालना है तो आपको पता ही है कि ये जो है इसके नीचे चला जाएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा? ये जो सारे का सारा पार्ट आपने निकाला है ये वाला, इसके नीचे किसको ले आऊं? इसको, तो ये डिवाइड बाय C0। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, सिग्मा n t इज इक्वल टू 1 कैश फ्लो 1 प्लस आर की पावर t माइनस C0 करते थे, इस C0 को अब इसके नीचे ले आओ C0। तो फाइनली क्या फार्मूला बनेगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या बनेगा? सिग्मा n इज इक्वल टू 1, तो सिग्मा करने के लिए हो गया ये सारे के सारे जो कैश फ्लो हो रहे हैं और ये जो हमने पूरा कैलकुलेट किया है इसको डिवाइड कर दो C0 से। वही आप इसमें देख रहे हो, ये आपका n t इज इक्वल टू 1, यहाँ आ जाएगा सिग्मा, ये आपका कैश फ्लो है 1 प्लस आर की पावर t डिवाइड बाय C0। इसके सारे के नीचे भी रख सकते हो इसको, यहाँ सारे यहाँ डिवाइड किया है तो यहाँ नीचे भी ले आओ इसको। तो इसको यूं लिख सकते हैं, सिग्मा n t इज इक्वल टू 1 कैश फ्लो t 1 प्लस आर की पावर t डिवाइड बाय C0। तो ये सारे का सारा, अगर आपने एनपीवी ढंग से पढ़ रखा हो वो लेक्चर दोबारा देख लेना, अगर नहीं देखा हो। ये सारे का सारा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी बराबर रिजल्ट देंगे जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल है। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी इक्वल नहीं है तब आपको कौन सा यूज करना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। यही बस इसकी एक विशेषता है, इसलिए इसको एक अलग से हमने लिया है। अब इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशो क्यों कहते हैं? देखिए इंडेक्स की जब भी बात आती है तो इंडेक्स तो रेशो में निकलते हैं। दूसरा ये बेनिफिट कॉस्ट रेशो क्यों कहा है इसको? ये किसका रेशो है? बेनिफिट का और कॉस्ट का। अब देखिए कैश इनफ्लो क्या होते हैं? बेनिफिट होते हैं, तो ये आ गया बेनिफिट, और नीचे कैश आउटफ्लो जो है वो क्या है? कॉस्ट हो गई आपकी। स्टार्टिंग में जो पैसे लगे हैं तो ये सेम ही बात होगी ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो क्या है? बेनिफिट्स। कैश आउटफ्लो क्या है? स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट हुई है कॉस्ट, तो इसलिए इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा? वही सेम बात है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो मोर देन 1 आ रहा है, मतलब कैश इनफ्लो जो है और कैश आउटफ्लो का ही रेशो होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो ये मोर देन 1 कब आएगा? जब कैश इनफ्लो ज्यादा होगा कैश आउटफ्लो से। कैश इनफ्लो है 11,000 रुपए, कैश आउटफ्लो है 10,000 रुपए, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1.1। तो अगर एक से ज्यादा आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, अगर एक से कम आ रहा है तो रिजेक्ट कर दो, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू 1 आ रहा है तो फिर नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट को देखा जाता है, फिर चाहे एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो, बट अगर नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट ज्यादा हो रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। वही है, सेम बातें लिखी हुई हैं जो करवाई हैं। क्वेश्चन देखो, एक प्रोजेक्ट है जिसकी इनिशियल आउटफ्लो जिसमें कितना हो रहा है? 1 लाख रुपए,
और ये आपको कैश इनफ्लो देगा 40, 30, 50 और 20,000। 10% रेट ऑफ डिस्काउंट है। दोनों कैलकुलेट करो एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40, 30, 50 और 20 आपको क्या हो रहे हैं इनफ्लो। मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट के आउटफ्लो क्या हो रहे हैं, 1 लाख रुपए। तो ये आपका हो गया कैश आउटफ्लो। इनफ्लो देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3 ईयर और 4th ईयर। चालीस, 30, 50, 20, 40, 30, 50 और 20, 40, 30, 50 और 20, ये आपके क्या हो रहे हैं इनफ्लो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर। आउटफ्लो आपको पता ही है कितना हुआ था, 1 लाख रुपए। अब आपको दोनों चीजें निकालनी है, एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब ये जो इनफ्लो हो रहा है इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल से हम 1 रुपए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगी 921, ये 826, ये 751 और ये आपकी लास्ट में जो है 683। ये क्या है, जो 1 साल बाद आपको 1 रुपया मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू कितनी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनसे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो 40,000 को जब आप 921 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। तो इस सबको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो एंड में जाकर के इनकी जो वैल्यू आएगी वो मैं टाइम नहीं लेना चाहता, वो आपकी आ जाएगी 1,12,250, मोटा मोटा मान के चल रहे हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, क्योंकि डिवाइड तो हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में करेंगे ना। तो 1,12,250 को डिवाइड कर देंगे, 1,12,250 माइनस 1 लाख, तो 12,250 रुपीज क्या आ गया एनपीवी। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकलेगा, सेम फार्मूला, बस डिवाइड करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 1,12,250 डिवाइड बाय 1 लाख, तो 1.1225 इज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन 1 आ रहा है, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सेम रिजल्ट आएंगे। फर्क कब आएगा, जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग होगी। प्रोजेक्ट एक्स देखो और प्रोजेक्ट वाई देखो। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा। कंफ्यूजन क्या है कि एनपीवी लें या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लें। देखिए स्टार्टिंग में लाख रुपए लग रहे हैं प्रोजेक्ट एक्स के अंदर, प्रोजेक्ट वाई में लग रहे हैं 40,000 रुपए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ रहा है 2 लाख रुपए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इस प्रोजेक्ट वाई के अंदर आ रहा है 1 लाख रुपए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो 2 लाख में से 1 लाख रुपए घट गए, 1 लाख रुपए एनपीवी आ गई। इधर आपका लाख में से 40 गए, 60,000 आ गई। तो एनपीवी के हिसाब से तो कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, प्रोजेक्ट एक्स। अगर एनपीवी की बात करें तो कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, प्रोजेक्ट एक्स, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्स की एनपीवी क्या है, ज्यादा है। अब बात आती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाल लिया हमने क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट अलग अलग है।
प्रोजेक्ट एक्स में लाख रुपए लग रहे हैं, प्रोजेक्ट वाई में 40,000 लग रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको पता है कैसे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो 2 लाख रुपए है, आउटफ्लो 1 लाख रुपए है, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 2.5। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को देखें तो ये ज्यादा आ रही है ना, कि 40,000 रुपये अगर आपने लगाए हैं तो इनफ्लो 60 का हुआ है, इधर लाख लगाए हैं तो इनफ्लो लाख रुपए आपने लगाए, एनपीवी आ रही है लाख रुपए, इधर 40 लगाए, एनपीवी आ रही है 60। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना हो गया, कैश इनफ्लो कितना आ रहा है 2 लाख रुपए डिवाइड बाय 1 लाख रुपए, और यहाँ कैश इनफ्लो कितना हो रहा है 1 लाख रुपए डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो 40,000 रुपए। तो ये ज्यादा आ रहा है 2.5। तो ये कह रहा है प्रोजेक्ट वाई को सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितनी आ रही है 2.5। 40 लगा के लाख प्राप्त कर रहे हो और इधर लाख लगा के 2 लाख मिल रहे हैं, तो इधर दुगने मिल रहे हैं, इधर दुगने से भी ज्यादा मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनपीवी प्रोजेक्ट एक्स इज बेटर देन वाई, वाइल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रोजेक्ट वाई इज बेटर देन प्रोजेक्ट एक्स। बट अब प्रॉब्लम ये हो गई कि इन दोनों में सिलेक्ट कौन सा करें, हो गई ना कंफ्यूजन। देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से तो प्रोजेक्ट वाई सिलेक्ट करना चाहिए, एनपीवी के हिसाब से प्रोजेक्ट एक्स सिलेक्ट करना चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सा लें, एनपीवी को माने या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को माने। तो वैसे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को मानेंगे तो प्रोजेक्ट वाई लेके चलेंगे, एनपीवी को मानेंगे तो प्रोजेक्ट एक्स। अब यहां कंफ्यूजन हो गई। तो इस केस में कहता है कि हमें याद रखना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अगर आपको याद आ रहा हो तो। शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज कब होगी, जब उनको अच्छा पैसा मिलेगा, रिटर्न अच्छी आ रही होगी। प्रेजेंट वैल्यू अब यहाँ किसकी ज्यादा है, हमें तो पैसे देख रहे हैं ना ज्यादा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे पैसे ज्यादा आ रहे हैं। लाख रुपए आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, प्रोजेक्ट में लगाए आपने लाख, आज आपको वापस रिटर्न आ रही है 2 लाख की। तो आप किसको देख के चलोगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को लेके चलते हो फिर तो प्रोजेक्ट एक्स, और अगर यूं देख के चलते हो कि फंड्स जो हमारे पास हैं वो ज्यादा नहीं है क्योंकि फंड्स हमेशा कम होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कैपिटल रैशनिंग कर देंगे। यहाँ कैपिटल रैशनिंग का क्या मतलब होता है कि कैपिटल कम है और जो प्रोजेक्ट आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है, अच्छी कम पैसों के अंदर ज्यादा रिटर्न दे रहा है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से प्रोजेक्ट लग जाएगा वाई। तो पैसों की तो बात छोड़ो, रैशनिंग की तो बाद में बात करेंगे, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमने देखना होता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से हमें प्रोजेक्ट एक्स को ही सिलेक्ट करना चाहिए। एनपीवी इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली एनपीवी इज बेस्ट। जब भी एनपीवी की या पीआई की तुलना होगी तब भी, और जब भी एनपीवी और आईआरआर की तुलना होगी तब भी एनपीवी इज द बेस्ट मेथड। तो जब भी इस तरह से दो प्रोजेक्ट दो अलग अलग टेक्निक में से चूज करने हो तो एनपीवी मेथड को चूज करना चाहिए क्योंकि वो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से जुड़ा हुआ है। फायदा क्या क्या है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, देखिए वही सेम है, जो एनपीवी के फायदे नुकसान है वही इसके फायदे नुकसान है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, कैसे, ये जो आपने कैश फ्लो लिया था इसको आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कंसीडर किया। दूसरा सारे के सारे कैश फ्लो को लेके चलता है, जितने साल मशीन चलेगी उन सबको हम कंसीडर करेंगे, पेबैक मेथड की तरह नहीं है। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट हो तो तब ये राइट डिसीजन देता है। मैंने आपको बताया था कि अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है फिर तो चाहे एनपीवी लगा लो या पीआई लगा लो सेम रिजल्ट आएगा। अगर इनिशियल प्रोजेक्ट अलग अलग है
तब आपको राइट डिसीजन अगर लेना हो तो पीआई की सुननी चाहिए। लिमिटेशन क्या है? वही एनपीवी की जो लिमिटेशन है, थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल है क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेके चलते हो, फिर उसको डिवाइड करते हो, रेशियो में आता है। दूसरा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, सबको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से लगा के मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना, फिर इसके बाद डिसीजन लेना, थोड़ा सा मुश्किल है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसके क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे।